हम जो कहते आए हैं और परम पूज्य बाबा साहब ने भी जो कहा है कि इस देश की लोकशाही अगर टिकी है तो उसके 3 खंभे हैं। एक तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और सांसद। जब न्यायपालिका ने स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का निर्णय लेकर इंदिरा गांधी की सदस्यता खारिज कर दी, रद्द कर दी, तो न्यायपालिका स्वतंत्र अस्तित्व भी मानने से नकार देने का काम इंदिरा गांधी ने किया। कि इंदिरा गांधी ने इस देश के जनता के साथ विश्वासघात कर, इस देश के आबादी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर, इस देश के हर आदमी की स्वतंत्रता को छीनकर, इस देश को, संपूर्ण देश को जेल में तब्दील कर, जिस प्रकार से आपातकाल लगाया और हर आदमी के अधिकार को छीन लिया। परम पूज्य बाबा साहब ही नहीं, उसके बाद में भी इस देश के न्यायालयों ने अनेक प्रकरणों में कहा कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान के आत्मा को, संविधान के मूल तत्वों को आप बदलने की कोशिश मत कीजिए, और आप नहीं कर सकते। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने ये 42वें संशोधन के माध्यम से इस देश के सर्वोच्च रहे संविधान के प्रास्ताविका को ही बदलने का काम किया। अनेकों को जेल में जाना पड़ा, अनेकों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित होना पड़ा, अनेक लोग जो जेल में ठूसे गए, मर गए, जिनको खाने को रोटी नसीब नहीं हुई, उन लोगों के परिवारों ने, उनके प्रातिनिधिक रूप में इस देश की जनता ने, इसी कांग्रेस को सवाल पूछने चाहिए कि हाँ, उस आपातकाल के 21 महीने का जवाब और हिसाब मांगा जाना चाहिए। आज अगर संसद में ये लोग परम पूज्य बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान की प्रतियां दिखा रहे हैं, तो क्या उनको 42वां संशोधन याद नहीं आता? क्या इस देश की संविधान की प्रस्ताविका नहीं दिखाई देती? क्या इस देश के संविधान को सिरे से खारिज कर आपातकाल जो लगाया गया वो 21 महीने याद नहीं आते? जिस प्रकार का भी संशोधन इंदिरा गांधी ने अपने पूरे प्रधानमंत्री पद के या इंडिया इज इंडिया इस दौरान किया, क्या वे सुधारना है, क्या वे अमेंडमेंट इन्हें समझ में नहीं आती? अगर वायनाड से राहुल गांधी जीतते हैं तो बगैर कांग्रेस पार्टी का निर्णय लिए हुए अपने बहन का एक तरफा उसका चुनाव का उम्मीदवारी घोषित कर देते हैं। क्या इस प्रकार के सवाल कभी कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं के मन में पैदा नहीं होते? क्या इस देश की जनता ने ये सारे सवाल इन लोगों को नहीं पूछे जाने चाहिए कि कौन से अधिकार में, किस प्रकार के न्याय व्यवस्था को, किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज को ये लोग अख्तियार करते हैं? नमस्कार, मैं श्वेता लॉर्ड बुद्धा टीवी में आपका स्वागत करती हूं। आज हम खास मुलाकात करने आए हैं एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम सर से, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। आज हम खास विषय पर चर्चा करेंगे। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लागू किया था। इस विषय पर एडवोकेट धर्मपाल सर के क्या विचार है, हम इनसे जानेंगे। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान को बंदिस्त कर, इस संविधान की पायमल्ली कर, इस देश के तमाम आबादी का भाषण स्वातंत्र्य, लिखान स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, आंदोलन करने का स्वातंत्र्य, संगठित होने का स्वातंत्र्य, सभी प्रकार का स्वातंत्र्य हिसकाने का काम किया और इस देश में अचानक से आपातकाल लगा दिया। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष और इस वर्ष भी हमने इसको काला दिन के स्वरूप में देश भर में मनाया। महाराष्ट्र के हर जिला में, हर विधानसभा क्षेत्र में हमने इस दिन को काले दिन के रूप में मनाकर इस देश की आबादी को आह्वान किया कि जिस प्रकार की संविधान की तौहीन, संविधान की तोड़ मरोड़, संविधान को अपमानित करने का कार्य जिस कांग्रेस ने और जिस इंदिरा गांधी ने किया, वह दिन आने वाले दिनों में, भविष्य में कभी भी इस देश पर न आए, यह भी आह्वान
हमने इस माध्यम से जनता से किया है। हम जानते हैं और समझना भी चाहिए कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने अनेक अनेक कारणों से इस देश के तमाम आबादी की स्वतंत्रता छीनकर, उनके आत्मसम्मान को छीनकर, उनके स्वाभिमान को छीनकर इस देश को पूरे जेल में तब्दील कर दिया, यह याद लोगों ने अपने दिल में, दिमाग में रखनी चाहिए। यह भी आह्वान हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से इस देश के जनता को किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्या कारण था उस समय कि इंदिरा गांधी ने इस दिन आपातकालीन घोषित किया? देखिए, उसके अनेक कारण रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते समय तमाम प्रकार की प्रशासकीय यंत्रणा ने उनके चुनाव का मंच लगाने से लेकर तो उनके चुनाव का प्रचार भी किया। उस समय इलाहाबाद कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखकर उनकी सदस्यता निरस्त कर दी। एक राज्य के हाईकोर्ट ने, वहाँ के जजेस ने जब उनकी सदस्यता निरस्त कर दी तो उनके प्रधानमंत्री पद पर ही सवालिया निशान खड़ा हो गया। अगर वो लोकसभा की सदस्य ही नहीं रहेगी तो प्रधानमंत्री इस देश की कैसी रहेगी? तो यह चीज़ें उन्होंने स्पोर्टिंगली स्वीकारने से बेहतर समझा कि इस देश के न्यायालय को अधिकार ही नहीं है कि एक सदस्य की या एक प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द कर दे। ये बताइए, इस प्रकार का आश्चर्यजनक वाकया होना। हम जो कहते आए हैं और परम पूज्य बाबा साहब ने भी जो कहा है कि इस देश की लोकशाही अगर टिकी है तो उसके 3 खंबे हैं। एक तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और सांसद। जब न्यायपालिका ने स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का निर्णय लेकर इंदिरा गांधी की सदस्यता खारिज कर दी, रद्द कर दी, तो न्यायपालिका स्वतंत्र अस्तित्व भी मानने से नकार देने का काम इंदिरा गांधी ने किया। और ऐसे अनेक वाकये हुए, ऐसे अनेक प्रसंग आए कि इंदिरा गांधी ने संविधान की स्वतंत्रता को ही खुले रूप से आह्वान देने का काम अपने प्रधानमंत्री पद के भी और अपने सार्वजनिक और राजकीय जीवन में भी करने का कार्य किया है। और यही नहीं अपितु अनेक कारण रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने इस देश के जनता के साथ विश्वासघात कर, इस देश के आबादी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर, इस देश के हर आदमी की स्वतंत्रता को छीनकर, इस देश को, संपूर्ण देश को जेल में तब्दील कर जिस प्रकार से आपातकाल लगाया और हर आदमी के अधिकार को छीन लिया, यह लोग याद रखने चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का आह्वान भी करती है और इसी प्रकार के कारण रहे हैं और इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा है कि इस प्रकार से उन्होंने आपातकाल लगाने का काम किया है। संविधान के 42वें संशोधन की अवहेलना की गई है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? 42वें संशोधन की अवहेलना नहीं, इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन किया। और इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन नहीं किया, सिर्फ इन्होंने इस संशोधन के माध्यम से इस देश की प्रास्ताविका को बदल दिया। जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब ही नहीं, उसके बाद में भी इस देश के न्यायालयों ने अनेक प्रकरणों में कहा कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान के आत्मा को, संविधान के मूल तत्वों को आप बदलने की कोशिश मत कीजिए और आप नहीं कर सकते। इसका कोई प्रावधान इस देश के संविधान में नहीं है। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने ये 42वें संशोधन के माध्यम से इस देश के सर्वोच्च रहे संविधान के प्रास्ताविका को ही बदलने का काम किया। इन्होंने इसी संशोधन के माध्यम से, अगर संसद में संविधान में कोई संशोधन होता है और अगर न्यायालयों में उसका रिव्यू किया जाएगा तो न्यायालयों के रिव्यू के अधिकार भी छीनने का काम, घृणित काम इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में किया है।
और मुझे अचरज लगता है आज कि जिस संविधान की बात राहुल गांधी रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे रहे या सोनिया गांधी रहे, आज संसद में जिस संविधान की बात करते हैं वो संविधान तोड़ने मरोड़ने का काम अगर इंदिरा गांधी ने किया तो इस पर ये लोग स्पष्ट रूप से कोई बातचीत नहीं करना पसंद करते, कोई बात नहीं करते। अगर उनमें हिम्मत है तो उन्होंने आपातकाल के उन 21 महीनों की बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद कोर्ट के जजमेंट को नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया, प्रधानमंत्री पद पर टिके रहने के लिए इस देश में आपातकाल लगाया, उस पर ये लोग बात करना पसंद नहीं करते। और आज झूठ मूठ का इस देश के जनता को बरगलाने के लिए, इस देश के जनता को भ्रमित करने के लिए संविधान की बात करते हैं। मुझे तो अचरज लगता है और मैं इस आपके माध्यम से आज इस देश की जनता को भी आह्वान करता हूँ कि हाँ, आप आइए और कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, वही इंदिरा गांधी के पोते रहे राहुल गांधी को, वही कांग्रेस जिस कांग्रेस की मुखिया ने आपातकाल लगाया, उसी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, या फिर उसी इंदिरा गांधी के बहू को सोनिया गांधी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को जरा सवाल पूछिए। उन 21 महीने जिस प्रकार से अनेक लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ, अनेकों को जेल में जाना पड़ा, अनेकों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित होना पड़ा, अनेक लोग जो जेल में ठूसे गए, मर गए, जिनको खाने को रोटी नसीब नहीं हुई, उन लोगों के परिवारों ने, उनके प्रातिनिधिक रूप में इस देश की जनता ने इसी कांग्रेस को सवाल पूछने चाहिए कि हाँ, उस आपातकाल के 21 महीने का जवाब और हिसाब मांगा जाना चाहिए। और ये हो नहीं रहा, यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्दैव की बात इस देश के लोकशाही के लिए है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या संदेश देना चाहते हो आप ये काला दिवस आपातकालीन के हिसाब से, आप क्या बोलना चाहते हो कि लोगों तक का क्या मैसेज जाएगी, दोबारा ये दिन भविष्य में कभी हमारे देश में ना मनाया जाए, और इस विषय पर क्या है आपका कहना? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा रखने का कार्य इस लोकसभा सार्वत्रिक चुनाव 2024 में कटघरे में लाने का काम किया इंडिया अलायंस और अलायंस पार्टीज ने, उनसे भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जो लालू प्रसाद यादव आपातकाल के दौरान जेल में थे और उनकी बेटी पैदा हुई, उस बेटी का नाम उन्होंने मीसा रखा, तो मुझे आज अचरज लगता है कि वो स्वयं लालू यादव जी और स्वयं उनका बेटा तेजस्वी बिहार में आज राहुल गांधी के कंधे से कंधा लगाकर एनडीए के खिलाफ में बात करता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बात करता है। क्या जिस बहन का नाम मीसा रखा गया उस बहन की तौहीन नहीं? क्या इस देश के सारी आबादी की तौहीन नहीं? आज अगर उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की बात रहे, उनकी पार्टी रहे, या अन्य तमिलनाडु जैसी पार्टी, तमिलनाडु में जो स्टालिन की पार्टी रहे, या केरल की कांग्रेस रहे, या अन्य पार्टी जितनी भी आज इंडिया अलायंस के साथ जुड़ी हुई है, क्या उनके मन में राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कोई सवाल नहीं है? क्या इस देश की जनता के लिए आपातकाल के संदर्भ में कोई सवाल नहीं है? जब संविधान को ही सिरे से खारिज कर दिया गया, संविधान को ही सिरे से उसकी स्वतंत्रता को नकार दिया, इस देश के जनता को जो जेल में ठूसने का जिस इंदिरा गांधी ने काम किया, जिनका भाषण स्वातंत्र छीना गया, जिनका लिखान स्वातंत्र छीना गया, जिनका अभिव्यक्ति स्वातंत्र छीना गया, क्या वह सच था? क्या जायज था? अगर नहीं था तो आज किस प्रकार की बात ये लोग कर रहे हैं? किस प्रकार का विपक्ष इस देश ने पैदा किया है? आज अगर संसद में ये लोग परम पूज्य बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान की प्रतियां दिखा रहे हैं, तो क्या उनको 42वां संशोधन याद नहीं आता? क्या इस देश की संविधान की प्रस्ताविका नहीं दिखाई देती? क्या इस देश के संविधान को सिरे से खारिज कर आपातकाल जो लगाया गया वो 21 महीने याद नहीं आते? जिस प्रकार का भी संशोधन इंदिरा गांधी ने अपने पूरे प्रधानमंत्री पद के या इंडिया इज इंडिया इस दौरान किया, क्या वे सुधारणा है, क्या वे अमेंडमेंट इन्हें समझ में नहीं आती?
कोई भी अमेंडमेंट आप इंदिरा गांधी के समय की उठाकर देख लीजिए कि आपातकाल के दरमियान, आपातकाल लगाने के बाद 17 राज्यों के विधानसभा में किस प्रकार का ठहराव लिया गया। गुड़गांव में अपना बेटा जो संजय गांधी को तकरीबन 300 एकड़ जमीन जो मारुति सुजुकी कार की कंपनी के लिए दी गई, कानून को ताक में रखकर, क्या उसके बारे में सवाल नहीं पूछने जाने चाहिए? क्या वो आज इंडिया अलायंस के पार्टनर पार्टीज को संविधान की प्रतियां झलकाते वक्त समझ में नहीं आती? क्या ये सवाल इनके मन में, जहन में पैदा नहीं होते? आपातकाल के दौरान जिस प्रकार से संजय गांधी ने मुस्लिमों को ठूस कर पकड़कर उनके फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया, क्या वो चीज़ें इस देश के मुस्लिम भाइयों को अभी याद नहीं आती? तो ये सवाल मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता को पूछना चाहता हूँ, आह्वान करता हूँ, विपक्ष को आह्वान करता हूँ कि या ये सारी चीज़ें आप याद नहीं करेंगे? क्या ये इन सभी चीज़ों के सवाल आप कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इनसे नहीं लेंगे? ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपनी संपत्ति और अपनी साख बचाने के लिए, अपना ओहदा बचाने के लिए संविधान को तोड़ मरोड़ कर जिस प्रकार की राजनीतिक सत्ता वे लोग भोग रहे हैं, जिस प्रकार से इस देश की जनता की भावनाओं के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये सारे मुद्दे इन्हें याद नहीं आने चाहिए या याद नहीं दिलाए जाने चाहिए? अगर वायनाड से राहुल गांधी जीतते हैं तो बगैर कांग्रेस पार्टी का निर्णय लिए हुए अपने बहन का एक तरफा उसका चुनाव का उम्मीदवारी घोषित कर देते हैं। क्या इस प्रकार के सवाल कभी कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं के मन में पैदा नहीं होते? क्या इस देश की जनता ने ये सारे सवाल इन लोगों को नहीं पूछे जाने चाहिए कि कौन से अधिकार में, किस प्रकार के न्याय व्यवस्था को, किस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज को ये लोग अख्तियार करते हैं? क्या कांग्रेस का कोई संविधान नहीं है? क्या कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस में एक तरफा निर्णय लेने की सारी बातें उसमें मेंशन है, क्या अंतर्भूत है? तो क्या ये सारे सवाल क्या इस कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के मन में उत्पन्न नहीं होते? अगर होते हैं तो मैं उनको आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि जाइए, पूछिए। और मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या इस बात का विश्लेषण वे करेंगे? क्या इस बात का वो जवाब देंगे? क्या उनके जो नानी रही हुई इंदिरा गांधी ने जिस आपातकाल का 21 साल का 21 महीनों का जिस प्रकार का कार्यकाल इस देश पर थोपा लादा, क्या उसका हिसाब और जवाब वो देंगे? क्या उस बारे में वो बात करेंगे? तो करनी चाहिए। अगर नहीं करते तो इसी में सच्चाई छिपी है। और इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सरकार 1962 के बाद तीसरी बार लगातार स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री पद का उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। इस देश की जनता को न्याय देने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास है, मानना है, विश्वास है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और इंडिया अलायंस ही कर सकती है। और इसलिए इस चुनाव को, इस बात के चुनाव को मैं इस देश की जनता पर छोड़ता हूँ और आह्वान भी करता हूँ अत्यंत विनम्रता से कि सच और झूठ के इस लड़ाई में, परसेप्शन की लड़ाई में, समझ और इस प्रकार के कथानकों में, इस प्रकार के नैरेटिव से हटकर, परे होकर सच को समझने की कोशिश जनता ने करनी चाहिए। और अगर इस देश को दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर बड़ा करना है, इसकी अपनी अहमियत बनानी है, इस देश के गरीबी रेखा में जीने वाले लोगों को उच्च दर्जा का जीवन देना है, इस देश को प्रगति की ओर ले जाना है, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हमारी इकोनॉमी अगर तीसरे नंबर पर आज लाने के लिए कोशिश करनी भर है, तो आपने मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ में अपने मत को, अपने विश्वास को, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को ले जाना चाहिए। यही आह्वान मैं आपके माध्यम से आपके प्रेक्षकों को और भारतवर्ष के तमाम लोगों को करता हूँ। सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। एडवोकेट धर्मपाल सर का लॉर्ड बुद्धा टीवी की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार के और राजनीतिक मुद्दों के बारे में हम आगे भी मिलते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ।